आज हमारा विचार का बिंदु अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान था जिसने अपने निर्णयों से, अपने सुधारों से दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में एक नई क्रांति ला दी। यहाँ तक कि कुछ उसके निर्णयों को आप आज का झलक प्रतिबिंब उसमें देख सकते हैं। मसलन उसका एक जो बहुत प्रतिष्ठित और बहुत विख्यात सुधार है बाजार नियंत्रण या मार्केट रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन जब शासक बना तो उस समय मंगोलों के खतरे हिंदुस्तान पर बहुत ज्यादा थे और अलाउद्दीन को एहसास था कि मंगोलों से सुरक्षा के लिए या उसे अपनी सैनिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता है। और अगर वो अपनी सेना को साल दर साल इसी तरह से सैनिक अभियानों में लगाता रहा और उन पर खर्च करता रहा तो राजकोष रिक्त हो जाएगा। तो जरूरी था कि कम व्यय पर एक ऐसी सेना तैयार की जाए जो नियमित हो, सभी आधुनिक सुसज्जित उस तत्कालीन जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र या घुड़सवार घोड़े जो भी है उनसे सुसज्जित हो, प्लस उनका एक नियमितीकरण हो। ये नहीं कि वो पहले की तरह भाड़े पर आए जब सुल्तान को जरूरत लगे। इसलिए सुल्तान ने यह आवश्यक समझा, पहला कि एक नियमित सेना तैयार की जाए जो एनरोल्ड हो, और इतना ही नहीं, उन्हें वेतन पर रखा जाए। वेतन पर सेना रखने वाला वो पहला सुल्तान था। तो इस प्रकार, और सारे लोग रजिस्टर्ड हों, सारे सैनिक रजिस्टर्ड हों, उनको जो घोड़े दिए जा रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड हो और उन पर सुल्तान की शाही मुहर स्टैम्प्ड हो, वो दाग किए गए हों, ताकि ऐसा ना हो कि वो घोड़ा जो है वो मान लीजिए इधर उधर हो जाए, मिसप्लेस कर दिया जाए और लास्ट मोमेंट पे कोई और घोड़ा एनरोल कर दिया जाए। तो इन सारी गड़बड़ियों को रोकने के लिए उसने एक नियमित सेना जिसमें सैनिक भी रजिस्टर्ड हो और घोड़ा भी रजिस्टर्ड हो, ऐसा नियम बनाया। अब इसके बाद प्रश्न आता है वेतन का। तो वो एक मिनिमम वेतन देना चाहता था जिसमें इतनी बड़ी सेना रखी जा सके। लेकिन अगर अब प्रश्न ये था कि अगर वेतन मिनिमम रखा जाए या कम रखा जाए तो उस सैनिक का खर्च कैसे चलेगा। इसके लिए ही बाजार नियंत्रण को वो लेके आता है। बाजार नियंत्रण जिसमें बाजारों में जो भी सामान बिकेगा वो सुल्तान द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही बिकेगा। और इसके लिए वो 3 प्रकार के बाजार निर्धारित करता है। एक अनाज के, दूसरा कपड़ों के और तीसरा दास और जानवरों के। अब बाजार नियंत्रण को लेकर अब पहली शर्त ये थी कि व्यापारी अपना माल लेके बाजार में आए और उसके द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचें। पहली तो बात ये होनी चाहिए। इसमें व्यापारी को सुल्तान की तरफ से ये छूट दी गई थी कि वो आने जाने का भाड़ा प्लस एक मिनिमम मुनाफा उसमें जोड़ ले और सुल्तान द्वारा निश्चित किए गई रकम पर ही उसको अपना सामान बेचना है। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक खुले मैदान में व्यापारियों को कहा गया कि वो यहाँ पर अपना सामान लेकर आएं। शुरू में व्यापारियों की आमद कम हुई क्योंकि ये मुनाफे की रकम बहुत कम थी। तो जब मुनाफे का मार्जिन कम था तो व्यापारियों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजतन शाहनाए मंडी को ये अधिकार दिया गया कि वो उन व्यापारियों को गिरफ्तार करके ले आए और यहीं पर रखे, और इसके जब तक कि वो राजी ना हो जाएं, पूरे कारवां जो व्यापारी कारवां में चलते थे उनके मुखिया को ले आए और जब तक वे एक दूसरे की गारंटी न दें कि वे सुल्तान द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही अपना सामान बेचेंगे, उन्हें रिहा न किया जाए।
मजबूरन सारे व्यापारियों को इसके लिए राजी होना पड़ा और सुल्तान के द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही अपना सामान बेचना पड़ा। साथ ही ये भी कहा गया कि दिल्ली और उसके आसपास के गांवों या शहरों में जब तक वो व्यापारी अपना माल बेचने जाएगा, उसका परिवार शाहनाए मंडी की नजर के सामने वही रहेगा। एक तरीके से ये सिक्योरिटी थी कि वो व्यापारी सुल्तान से किया गया करार अपना तोड़ न दे या उस मूल्य पर बेचने का जो करारनामा हुआ है उसे तोड़ न दे। तो यहां से ये एक पहल शुरू हुई जिसमें उचित दामों पर व्यापारी अपना माल लाने लगे और बेचने लगे। अब इस पर फर्दर नियंत्रण कैसे हो, इसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए सुल्तान ने बहुत कड़े प्रबंध किए। एक कि शाहनाए मंडी के अंतर्गत जितने शाहना थे उनसे वो रिपोर्ट लेता था, प्लस गुप्तचरों की एक संस्था जो बारिद नाम से थी उसको उसने डिप्यूट किया। इसके अलावा वो अपने परिचरों को भी विभिन्न सामानों को लेने के बहाने से भेजता था। अब इन तीनों सूत्रों से जो जानकारी भाव के संदर्भ में या बाजार किसी सामान के मूल्य के संदर्भ में आती थी, उस सूचना को वो टैली करता था, एक दूसरे से उसको मिलाता था। अगर उन तीनों में साम्य ना हो तो दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती थी। और ऐसा सुनने में आता है कि जितना भी जितना भी मूल्य उसने बढ़ाकर बताया या अगर कम वजन तोला तो उतना पाउंड फ्लैश उस व्यापारी के निकाल लिया जाता था या उसे मौत की सजा दे दी जाती थी। इस कठोर दंड के प्रावधान के कारण बाजारों का मूल्य नियंत्रण सुल्तान के हाथ में आ गया और किसी भी व्यापारी ने सुल्तान द्वारा निर्धारित मूल्यों के अलावा व्यापार करने की नहीं सोची। इसके अलावा एक आपातकाल के लिए, जैसे कोई बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, उसके लिए एक अनाज का भंडारण किया गया। आज मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज या भंडारण गृहों से आप उसकी तुलना कर सकते हैं कि किस प्रकार एक सरकार ने एक वाजिब दाम पर मूल्य अनाज का एक हिस्सा खरीदा, उनका भंडारण किया, जो आपातकाल में प्रत्येक मोहल्ले के व्यापारी को दिया जाएगा और उसे पर व्यक्ति एक निर्धारित कोटा दिया जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति है, उसके घर में 5 सदस्य हैं, तो उसको 5 सेर मिलेगा अनाज, और वो भी न्यूनतम दामों पर। ऐसा आपातकाल के लिए किया गया और यह एक बड़ी नवीन सोच थी, क्योंकि आपदा काल में या फिर अकाल या सूखे की स्थिति में अनाज की कमी हो जाती थी और भयंकर तबाही हो जाती थी, जिसमें बहुत मौतें हो जाती थी। गांव के गांव खाली होते थे, शहरों की तरफ पलायन करते थे, लेकिन इसके बावजूद सूखे की और अकाल की चपेट में आकर मौत के ग्रास बन जाते थे। अब इस आपातकाल के लिए जो उसने भंडारण गृह तैयार किए, वो सुल्तान का एक अद्भुत प्रयोग था। और साथ ही बर्नी ये लिखता है कि किसी भी काल में, न पहले न बाद में, ऐसे तगड़े कठोर बाजार नियंत्रण किए गए। फिर इसके अलावा शाहनाए मंडी को भी ये साफ इंस्ट्रक्शन थे कि वो अपने विभिन्न शाहनाओं से, जो उसके अधीन शाहना थे, उनसे रिपोर्टिंग लेता रहे कि किस प्रकार सारी व्यवस्था दुरुस्त है या नहीं। बर्नी लिखता है कि एक जगह अलाउद्दीन को यह पता चला कि आधा जीतल ज्यादा भाव, जो सुल्तान के द्वारा निर्धारित मूल्य था, उससे आधा जीतल दाम पर बाजार में माल बिका, तो अलाउद्दीन ने उस बाजार के शाहना को 20 कोड़ों की सजा दिलवाई। तो ये जो कठोर भय और दंड का प्रावधान प्लस कठोर निरीक्षण, सुल्तान द्वारा रेगुलर ऑब्जर्वेशन रखा गया कि कोई भी बाजार का मूल्य बढ़े नहीं, किसी भी सामान का मूल्य सुल्तान द्वारा निर्धारित मूल्य को क्रॉस न कर सके,
ये एक अद्भुत व्यवस्था थी और इसका लाभ जहां सैनिकों को मिला वहीं पर सामान्य जनता को भी मिला। यदि आप आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे आज के दौर में हमारे सैनिकों को भी आर्मी की कैंटीन से सब्सिडाइज्ड रेट पर सामान उपलब्ध कराया जाता है। ये 21वीं शताब्दी की बात है और वो 14वीं शताब्दी की बात थी। तो इतना आगे की सोच अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रखा था। और ये अलग बात है कि यह मूलतः सैनिकों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन इसका लाभ प्रत्येक आम जनता तक पहुंचा, दिल्ली के आसपास के इलाकों में पहुंचा और ये अलाउद्दीन के जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। साथ ही वो जब तक जीवित रहा बाजार नियंत्रण उतनी ही सफलता के साथ लागू रहा। इसमें कोई शिथिलता नहीं आई अलाउद्दीन के पूरे जीवन काल में। तो अलाउद्दीन खिलजी के वित्तीय जो व्यवस्थाएं हैं उसमें पहला था ये बाजार नियंत्रण। हम लोग अपने अगली श्रृंखला में उसके वो राजस्व सुधारों पर चर्चा करेंगे। तो फिर मिलेंगे। थैंक यू।